दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है चैप्टर का क्या नाम है, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, ये समझेंगे हम बिजनेस होता क्या है, बिजनेस का पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखो, आप किसी भी बिजनेसमैन की बात कर लो, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, हर कोई बिजी रहते हैं। कोई ये 9 to 5 जॉब तो है नहीं कि भैया 9 to 5 बिजी है, फिर फ्री है, पार्टी करो आराम से। बिजनेसमैन ऑल टाइम बिजी रहते हैं, वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये जो बिजनेस वर्ड है वो कहाँ से आया है, बिजी वर्ड से। बिजनेस का मतलब ही क्या है, बीइंग बिजी। बिजनेस का मतलब है बिजी रहना। बिजनेसमैन क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी बात थी, हमें ये समझना है बिजनेस होता क्या है। तो देखो, बिजनेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं। मैं मेरे पापा का एग्जाम्पल लेती हूँ, उनका फर्नीचर का बिजनेस है। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, सामान परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। फिर उस रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करवाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन होता है। वुड्स परचेज करी है, फेविकॉल खरीदा है, उन सबसे सोफा सेट, बेड, सारी की सारी चीज़ें बनती है, तो प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में उन चीज़ों को क्या करा जाता है, बेचा जाता है। सो बेसिकली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो आप परचेज करोगे, यानी कि आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे। फिर आप प्रोडक्शन करोगे, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद में आप उन चीज़ों को क्या करते हो, सेल करते हो। ऐसा ही होता है। मान लो आपका प्रोडक्शन का काम नहीं है, आपका कोई रिटेल बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है, जहां पर आप सामान परचेज करते हो और उस सामान को क्या करते हो, रीसेल करते हो। जैसे आपके घर के आसपास में बहुत सारी परचूनी की दुकान होती है ना, ग्रोसरी शॉप्स होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, सामान परचेज करते हैं और उसी सामान को क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, थोड़ा सा महंगे के अंदर। तो बिजनेस के अंदर ये भी होता है कि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को परचेज कर रहे हो, उसके बाद में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और ये सारा काम क्यों करा जाता है, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट्स अर्न करना। सो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा काम धंधा है इन विच पीपल रेगुलरली, अच्छा ये काम रेगुलर होना चाहिए। भैया मेरा एक स्टूडेंट है, उसने 15,000 का फ़ोन खरीदा था, ठीक है, 1-2 साल फ़ोन को यूज़ करा, अब उसने उस फ़ोन को 5,000 रुपये में बेच दिया, तो वो बिजनेसमैन थोड़ी ना बन गया। ये जो काम है ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए कि भैया कंटिन्यूस बेसिस पर आप ये काम कर रहे हो। किस तरह का काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम है, आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे। अगर आपका रीसेल करने का काम है तो जो भी सामान है आप वो परचेज करोगे। उसके बाद में आप प्रोडक्शन करते हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है। उसके बाद में उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करा जाता है, सेल करा जाता है। और ये सारा काम क्यों हो रहा है, विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। समझ में आ गया बिजनेस क्या होता है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया बिजनेस क्या होता है। बेसिकली जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम काम करते हैं ना, एक्टिविटीज मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सीधा सा है, पैसा कमाने के लिए हम जो भी काम करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा के मैं पैसा कमाती हूँ, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक डॉक्टर है जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, वो एक्टिविटीज़ जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, प्यार से आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सिंपैथी की वजह से, दया आ गई, आपके सेंटीमेंट्स, इमोशन, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म के नाम पर आप जो एक्टिविटीज़ करते हो उन्हें बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अलावा प्यार से, सिंपैथी या फिर सेंटीमेंट्स, पेट्रियोटिज्म, इन सब की फीलिंग्स की वजह से अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मम्मा बहुत प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाती है या फिर घर का जो भी काम करती हैं, अगर वो होम मेकर है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपने रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प कर दी, देश के प्रति आपका बहुत प्यार है। ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखो, हमें क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से तो कोई मतलब है नहीं बिजनेस के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो देखो, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये 3 तरह की होती है। एक होता है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट।
हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बिजनेस के बारे में पढ़ना है, बट तीनों के बारे में मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो बिजनेस क्या है, आप अगर खुद का कोई काम कर रहे हो जिसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप 10th फेल हो 8th फेल हो तो भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो ना। आपके मम्मा पापा या फिर बहुत लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे जो शायद पढ़े लिखे नहीं है, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस मतलब अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, रीसेल कर रहे हो, या फिर प्रोडक्शन करके आपने सिंपली बेच दिया, या फिर मतलब मेरे कहने का मतलब है परचेज करा और फिर रीसेल कर दिया। तो बिजनेस आपका कैसा भी हो सकता है। आपके घर के आसपास में जो ग्रॉसरी शॉप्स है वो बिजनेस है, मेरे पापा फर्नीचर का काम करते हैं वो बिजनेस है, किसी के पापा की कपड़े की दुकान होगी, किसी के पापा की केमिस्ट शॉप होंगी, वो बिजनेस होता है। आप खुद का कोई काम कर रहे हो। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है बच्चा, डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप लॉयर हो या फिर अगर आप डॉक्टर हो, सीए हो, तो वो क्या होता है, प्रोफेशन होता है कि प्रोफेशन के लिए आपके पास में डिग्री होना ज़रूरी है, आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। बिना डिग्री के थोड़ी ना किसी का पेट काट दोगे, कोई भी नस काट दोगे, पता ही नहीं चलेगा। सो डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है जिसके लिए आपके पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रैक्टिस का। सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हो, जिसके यहाँ पर काम कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉयर है, बॉस है, और आप कौन हो, एम्प्लॉय हो, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। अब आप बैंक के अंदर जॉब कर रहे हो वो भी एम्प्लॉयमेंट है, आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो वो भी एम्प्लॉयमेंट है, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दैट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो एम्प्लॉयमेंट है। तो जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन आ गया वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। समझ में आया। तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। देखो मान लो फर्नीचर बिजनेस है, फर्नीचर बिजनेस जिसका है वो तो बिजनेसमैन है, लेकिन उसके अंडर जो कारपेंटर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट है, वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं। सो बिजनेस क्या है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए हम कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर आप सिंपली परचेज कर रहे हो। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा काम, बेचने के लिए गुड्स और सर्विसेज बेचे जाएंगे, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करा जाएगा, आप वही चीजें बनाओगे जिसकी सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। सही बात है ना। बिजनेस के अंदर यही होता है कि हम सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं, और ये सारा काम क्यों करा जाता है, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। ठीक है मैम, अच्छे से समझ में आया। अब देखो हम बात करते हैं बिजनेस जो है, बिजनेस एक्टिविटीज जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या क्या फीचर्स है। पहला बात, बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भैया बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट्स अर्न करना, ताकि इंसान अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। बिजनेस कोई आउट ऑफ लव करा जाता है क्या, आउट ऑफ सिंपैथी करा जाता है, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म करा जाता है, नहीं। बिजनेस क्यों करा जा रहा है, पैसा कमाने के लिए। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगेन मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, एक सेकंड मुझे चार्ज पे लगाने दो। हाँ जी, तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए करी जा रही है, अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करी जा रही है। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया अगर आपको अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको गुड्स का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको अपने कस्टमर्स को डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, बेड, ड्रेसिंग टेबल बेचनी है तो सबसे पहले आप उन चीज़ों का क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। अगर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड काम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं से परचेज करोगे। आप अगर रिटेलर हो तो आप होलसेलर से वो सारी की सारी चीज़ें क्या करोगे, परचेज करोगे, उनका प्रोक्योरमेंट आप करोगे, उन सब चीज़ों को परचेज करोगे। सो बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, दीज गुड्स मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड, या तो आप प्रोड्यूस करोगे या फिर आप कहीं ना कहीं से क्या करोगे, प्रोक्योर करोगे, यानी कि उन्हें परचेज करोगे। ठीक है मैम, समझ में आया। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने प्रोडक्शन कर लिया या फिर कहीं ना कहीं से वो सारी चीजें परचेज कर ली, अब आप क्या करोगे, कस्टमर्स को सेल करोगे। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, मान लो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे बट आप बेच नहीं रहे, आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए उन गुड्स को यूज कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है। आप एक फार्मर हो मान लो, और आपने जो भी प्रोड्यूस करा है उसको आपने अपनी फैमिली के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लिया। राइस उगाया था और उस पूरे राइस को आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज में ले लिया, आपने मार्केट में राइस बेचा नहीं है। इन दैट केस आप एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो सारी चीजें बना के आप क्या करोगे, बेचोगे। फोर्थ है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, 15,000 का फोन खरीदा,
2-3 साल यूज करा और उस फोन को 5,000 रुपये में बेच दिया, उसको हम बिजनेस नहीं बोलते। अगर आप वो काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो ना, तब आप बिजनेसमैन माने जाओगे। एक सिंगल ट्रांजैक्शन करने से आप बिजनेसमैन नहीं बनते हो। वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। आपको ये परचेज सेल का काम क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। फिफ्थ आता है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेसमैन का मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट्स अर्न करना, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। और वो प्रॉफिट्स कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है, या तो उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाए, यानी कि उसका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या फिर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। क्योंकि प्रॉफिट्स क्या है बेसिकली, देखो जितने में आपने अपने प्रोडक्ट को बेचा, जो भी आपका रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल 10 में आपने प्रोडक्ट को बेचा, वो आपका रेवेन्यू है, उसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस कर दो, 8 रुपीज़ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, तो ये जो 2 रुपीज़ आया वो 2 क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कैसे होंगे, या तो आपका रेवेन्यू बढ़े या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बेटा बिजनेस में आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है वो अनसर्टेन है। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में जितना प्रॉफिट आपने सोचा है उतना प्रॉफिट आपको होगा या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है आपने प्रॉफिट सोचा है, फ्यूचर में आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, हमें कल क्या रिटर्न मिलने वाला है। Uncertainty of return refers to lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. आपने जितना पैसा सोचा है उतना आप कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, हो सकता है फ्यूचर में आपको लॉसेस भी हो जाए। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। लास्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भैया बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन में कोई चेंज आ गया। जैसे मान लो अगर आप फैशन इंडस्ट्री के अंदर हो, अगर आप कपड़े वगैरह बना रहे हो, टेक्सटाइल बिजनेस है आपका, अभी तक आप नैरो बॉटम्स बनाते थे, वो वाली जीन्स होती है ना जो नीचे से टाइट होती है, एकदम से स्ट्रेट जीन्स का फैशन आ गया, या फिर वो बेल बॉटम्स का फैशन आ गया। तो यहाँ पर क्या है, तुरंत आपके प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। आपने बहुत सारी नैरो फिटेड जीन्स बना रखी थी, एकदम से कस्टमर्स जो है वो स्ट्रेट फिट जीन्स की डिमांड करने लग गए, तो यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर कस्टमर्स का टेस्ट बदल जाता है, फैशन में कोई चेंज आता है, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन बदल दिया, वो अलग ही तरह से प्रोडक्शन करने लग गए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो भैया सही है, कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर मान लो आपके वर्कर्स कोई स्ट्राइक कर देते हैं, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, सुनामी आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप कभी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क को आप कम कर सकते हो थोड़ा सा प्रिपेयर रह के, बट आप कंप्लीटली रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोगों ने देखा था, देखो सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। अगर एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बिजनेसमैन है, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसने डिसीजन ले लिया। अब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, बिजनेस खोलना है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। सो एंटरप्रेन्योर का खुद का डिसीजन है और साथ साथ में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी पड़ेगी। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड एक बॉडी होती है, वो आपको डिग्री देती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना डॉक्टर्स के लिए, इसी तरह से लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देंगे, वो आ गया, फिर आप प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया होगा, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, सर्विस एग्रीमेंट मिल गया ना, तो फिर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, यही होता है। प्रोफेशन के अंदर पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाती हैं। आप डॉक्टर के पास में जा रहे हो, डॉक्टर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज देगा, वो सर्विस वो पर्टिकुलर डॉक्टर ही दे सकता है। लॉयर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस देता है, सीए भी यही काम करता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप क्या काम करोगे, आप काम करोगे अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से। जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, सर्विस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो भी आपके रूल्स है सर्विस के, आपको अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग वो काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 8वीं फेल हो, 5वीं फेल हो, आप बिजनेस चला सकते हो, पहले से ऐसे ही होता आ रहा है।
प्रोफेशन के लिए मैंने क्या बताया, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो भी प्रेस्क्राइब्ड बॉडी है, आपका जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। सो यहाँ पर प्रॉपर क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है आपके पास में। और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर जो है, आपका जो बॉस है, वो जो भी क्वालिफिकेशन चाहता है वो क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए। जैसे एम्प्लॉयर ने बोला कि आप बीकॉम करे हुए होने चाहिए तो आप बीकॉम करे हुए होने चाहिए, एम्प्लॉयर बोलता है हमें एमबीए चाहिए तो आप एमबीए होने चाहिए। सो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिवॉर्ड की बात करें, बिजनेस अगर आप कर रहे हो आपको रिटर्न में रिवॉर्ड क्या मिलेगा, प्रॉफिट्स आप अर्न करोगे। प्रोफेशन के अंदर आप अपनी फीस होती है, सीए की भी फी होती है, डॉक्टर की भी फी होती है, लॉयर की भी फीस होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा, वेजेस देगा। अगर आप में आपका ऑफिस में बैठने का कोई काम है तो आपको जो मिलता है वो सैलरी है। अगर आप कोई लेबर वगैरह हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अनस्किल्ड काम कर रहे हो, आपको जो पे करा जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक अच्छे से। आगे बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो बिजनेस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ज़्यादा लगती है और वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस का साइज़ क्या है। बड़ा बिजनेस है ज़्यादा कैपिटल लगेगी, ज़्यादा पैसा लगेगा। छोटा बिजनेस है कम कैपिटल लगेगी। नेचर ऑफ बिजनेस भी मैटर करता है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्रोडक्शन आपको करना है, कैपिटल ज़्यादा लगेगी। रीसेल करने का बिजनेस है कि सामान खरीदा रीसेल करा, उसमें कैपिटल कम लगती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो उतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं लगती, लिमिटेड कैपिटल लगती है। मान लो आप सीए हो, आप एज अ सीए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस चाहिए, एक प्रॉपर लैपटॉप आपका चाहिए और क्या चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक पीसी चाहिए, तो कैपिटल कम लगेगी। एम्प्लॉयमेंट में तो आपकी कोई कैपिटल लगी नहीं रही, आप किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हो, आप बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो, आपकी थोड़ी ना कैपिटल लगी है, आपको तो उल्टा अपनी सैलरी वेजेस मिलती है। रिस्क की अगर हम बात करें तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। लाला रिस्क है तो इश्क है, देखिए मूवी। सो देखो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में प्रॉफिट्स अनसर्टेन है, कल को कुछ भी हो सकता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशन में उतना रिस्क नहीं है, आपको अपनी फीस मिलेगी ही। और अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही हम बात करें तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, बहुत मिनिमम है, आपको आपकी सैलरी वेजेस मिलती रहती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस आप किसी और को बेच सकते हो। मान लो आपको लग रहा है आप इतने प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, बिजनेस को किसी और को बेच दो, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी। प्रोफेशन को आप बेच नहीं सकते भैया, एक डॉक्टर है वो पर्सनलाइज्ड सर्विस देता है, वो अपने इस प्रोफेशन को थोड़ी ना किसी और को बेच सकता है, नहीं बेच सकता ना। तो आप अपनी सर्विसेज को मतलब इस तरह से पर्सनलाइज्ड सर्विसेज आप दे रहे हो, आप खुद को थोड़ी ना बेच सकते हो, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट पे भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी जगह पर किसी और की नौकरी लगवा दो, वो एक डिफरेंट केस होता है कि आप छोड़ के जा रहे हो तो बॉस आपको बोल रहा है भैया तेरी जगह तेरा जैसा कोई बंदा मिले तो उसको लगवा देना, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं है कि भैया आपने अपनी जगह पर किसी और को लगवा दिया। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप कैसे भी बिहेव कर सकते हो। प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे जो भी आपका प्रोफेशनल बॉडी है, आपका जो भी एसोसिएशन है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें डॉक्टर्स फॉलो करेंगे। लॉयर्स के लिए लॉयर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये बताता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए को कैसे बिहेव करना है उसके लिए बताता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस। एग्जाम्पल ले ले लास्ट, बिजनेस मतलब आपकी खुद की कोई दुकान है, आपकी खुद की कोई टेक्सटाइल बिजनेस है, कपड़े की दुकान है, दवाइयों की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, ग्रॉसरी की शॉप है, फुटवियर्स की शॉप है, कोई भी है, आपकी खुद की फैक्ट्री है जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। प्रोफेशन के अंदर लीगल आप लॉयर हो, मेडिकल आप डॉक्टर हो, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप बैंक में अगर जॉब कर रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो किसी और के लिए, ऑल दैट इज एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गई बात है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बिजनेस की ही। मैंने बताया हम बिजनेस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल को परचेज करना, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करी हूँ, फिर प्रोडक्शन होता है, फाइनली गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है कस्टमर्स को ताकि प्रॉफिट्स अर्न करे जा सके। सो बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है उसे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। अच्छे से समझना,
बिजनेस की एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्री और कॉमर्स। देखो बिजनेस में जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रही हूँ, प्रोडक्शन जो होता है यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आप कॉटन लेकर आए, कॉटन से आपने कॉटन टेक्सटाइल्स बनाए, कॉटन के कपड़े बनाए। शुगर केन लेकर आए, शुगर केन से आप शुगर बना रहे हो। लकड़ियों से, लकड़ियों के पल्प से आप पेपर बना रहे हो। या फिर आपका क्रूड ऑयल है, उस क्रूड ऑयल से आपने पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया है, ग्रीस बनाई है। सो जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, या फिर चीज़ों की यूटिलिटी जहां पर बढ़ाई जा रही है, वो किस में आता है, इंडस्ट्री के अंदर। सो इंडस्ट्री के अंदर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, विच आर कंसर्न विद कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो भी रिसोर्सेज है उनको आप फिनिश्ड गुड्स में, यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हो। कि भैया जो आयरन ओर निकला था उससे आपने स्टील बना दिया, शुगर केन से आपने शुगर बना दी, मैंने बताया वुड से आपने क्या बना दिया, सोफा सेट, फर्नीचर बना दिया। सो यहाँ पर आप रिसोर्सेज से क्या बना रहे हो, यूजफुल गुड्स बना रहे हो। तो इंडस्ट्री में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आती है, प्रोडक्शन आता है। कॉमर्स के अंदर क्या आता है, गुड्स के एक्सचेंज के लिए, यानी कि गुड्स का जो सेल परचेज हो रहा है, कि भैया मान लो आपका जो भी है, आपने सोफा सेट बनाया, अब उसको आपको बेचना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को। तो गुड्स के एक्सचेंज, गुड्स के सेल और परचेज के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं, कॉमर्स के अंदर आती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए जितनी भी एक्टिविटीज जरूरी है, वो सब किस में आ रही हैं, कॉमर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें अच्छे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी सामान है, रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल जहाँ से भी प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से फैक्ट्री तक पहुँचे, और फैक्ट्री के अंदर जो फिनिश गुड्स बन गए हैं वो फैक्ट्री से कस्टमर्स तक पहुँचे, होलसेलर रिटेलर तक पहुँचे। दो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा वी नीड कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, बहुत बार लोन उधार चाहिए होता है उसके लिए। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ चाहिए होती है ताकि हम हमारे सामान का इंश्योरेंस करवा सके, ताकि कल को कोई आग लग जाए, चोरी हो जाए, सामान गुम जाए, शिप के थ्रू सामान जा रहा था, शिप डूब गई, तो ऐसे में पैसा कहाँ से लाएंगे, तो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। तो गुड्स के एक्सचेंज के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है वो सब किस में आती है, कॉमर्स के अंदर। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो बेटा इंडस्ट्री को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्चरी इंडस्ट्रीज। बचपन में यानी कि 9th और 10th के अंदर आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके चैप्टर पढ़ा होगा, एसएसटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, वहां पर आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्चरी इंडस्ट्रीज। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज है ना, उनको वहां से हम हमारा सामान एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारी धरती माता है, तो धरती माता है, सॉइल है हमारा, उसको यूज़ करके हम लोगों ने फार्मिंग करके कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करा। तो बेसिकली हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज को यूज़ करके हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल को हम लोगों ने यूज़ करा, अर्थ को यूज़ करा, और उससे हम लोगों ने क्या करा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करा, राइस वीट ग्रो करा, वो प्राइमरी के अंदर आ गया। उसके अलावा फिशिंग कर रहे हैं हम, तो फिशिंग भी क्या है, वो जो पानी है, जो भी रिवर्स वगैरह है, लेक्स वगैरह है, वो भी नेचुरल सोर्सेज हैं, वहाँ से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो जैसे कैटल ब्रीडिंग हो गई, लोग काउज रखते हैं, बफेलोस रखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होती है ना, लाइव स्टॉक फार्मिंग जिसको बोला जाता है, कि भैया इनका मिल्क बेचकर पैसा कमाया जाता है, या फिर इनकी ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सब किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर नेचुरल सोर्सेज को यूज करके आपको अपना प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, मिल गया प्रोडक्ट। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाएगा और उससे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी के अंदर जो है वो शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ, अब उस शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके क्या बनाई जाएगी, शुगर बनाई जाएगी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो किस में आ रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल आया है, प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बनकर आया है, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या बनाया जाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी से हमें क्या मिल गया, कॉटन मिल गया, उस कॉटन को यूज करके कॉटन के क्या बना दिए, कपड़े बना दिए, टेक्सटाइल्स बना दी। उसके अलावा प्राइमरी से हमें क्या मिल गया है, हमें आयरन ओर मिल गया है, माइनिंग वगैरह करके उस आयरन से क्या बनाया जाएगा, स्टील बनाया जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर।
समझ में आया। थर्ड आता है टर्शरी इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली क्या है, सर्विसेज है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो पीछे हम लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा था। वो सारी की सारी सर्विसेज किसके अंदर आती हैं, टर्शरी के अंदर। कि जो सामान है प्राइमरी से जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है, शुगर केन, कॉटन, आयरन और वो सारी चीजें एज अ रॉ मटेरियल सेकेंडरी में यूज करी जाएंगी। तो उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगेगा। फिर फैक्ट्री में सारा का सारा सामान बन गया, अब उस सामान को होलसेलर्स तक पहुंचाना है, रिटेलर्स तक पहुंचाना है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लगेंगी, वो किस में आई, टर्शरी के अंदर। उसके अलावा इंश्योरेंस करवाना पड़ता है सामान का, वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज किसके अंदर आई, टर्शरी के अंदर। बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है लोन वगैरह लेने के लिए, पैसा जमा कराने के लिए, किस में आ रहा है, टर्शरी के अंदर। समझ में आया। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे फिशिंग करके फिशेस को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा, माइनिंग करके हम लोगों ने क्या करा, आयरन और एक्सट्रैक्ट करा, कोल एक्सट्रैक्ट करा। तो आप नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि निकाल रहे हो, आप नेचुरल सोर्सेज को यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। या फिर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो नेचुरल सोर्सेज को यूज करके, जैसे आपने फार्मिंग करी है, वो प्रोडक्शन ही है। रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है, कैटल फार्म्स वगैरह होते हैं, तो वो ये ब्रीडिंग करवाते हैं। फिर गाय का बच्चा होता है, वो भी बड़ा होता है, उसका भी मिल्क बेच के पैसा कमाया जाता है। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं इस तरह से, तो इनके भी एग्स ये ले करते हैं, फिर एग्स को बेचकर पैसा कमाया जाता है। वो सब किसके अंदर आता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और एक होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आता है, यहाँ पर नेचुरल सोर्सेज से हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, फार्मिंग इसके अंदर आ गया, सॉइल को यूज करिए आपने, नेचुरल सोर्स को यूज करके आपने क्या करा, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर ली है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर लिए। माइनिंग कर रहे हैं, आयरन और आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। लंबरिंग भी होती है, यानी कि वुड्स को कट करके फिर उससे टिम्बर बनाया जाता है, ताकि उस टिम्बर से आगे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, पेपर वगैरह बनता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर उन लकड़ियों को यूज़ करा जाता है। हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, वो सब किस में आया, एक्सट्रैक्टिव के अंदर। जेनेटिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह आता है, प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाना, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना। सो यहाँ पर प्लांट्स की ब्रीडिंग होती है, जैसे नर्सरीज आपने देखी होंगी, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं। एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन यानी कि यंग वंस को जन्म देना। सो सीड्स और नर्सरी कंपनीज इसके अंदर आ गई। कैटल ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, काउस बफेलोज वगैरह के, गोट्स वगैरह के। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, फिश हैचरी भी होती है। देखो फिशिंग तो किस में आता है, एक्सट्रैक्टिव में, लेकिन फिश हैचरी क्या होता है, फिशेस को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें वो अपने एग्स ले करती हैं, फिर उन एग्स को अच्छे से संभाल के रखा जाता है, फिर फिशेस को ग्रो करा जाता है। वो सारा का सारा किस में आता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जाएगा, और सेकेंडरी के अंदर उस रॉ मटेरियल से क्या बनाए जाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, प्रोसेस रॉ मटेरियल विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट हमारे पास में आया है उसे रॉ मटेरियल यूज करा जा रहा है, एज अ रॉ मटेरियल यूज करा जा रहा है, और उससे क्या बनाए जा रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाए जा रहे हैं, गुड्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला है, या फिर उन गुड्स को और जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है दूसरी वो यूज करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आयरन ओर है, तो आयरन ओर को यूज करके क्या बना दिया गया है, स्टील बना दिया गया है। अब स्टील आप कस्टमर को नहीं बेच रहे, यही स्टील आप जो है गाड़ियां वगैरह जहाँ पर बनती है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बेच रहे हो, वो स्टील को यूज करके गाड़ी बनाएंगे, कार्स वगैरह बनाएंगे, ट्रक्स ट्रैक्टर्स वगैरह बनाएंगे। सो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को भी बेच सकते हो, या फिर दूसरी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज को बेच रहे हो जो अगेन उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली सेकेंडरी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसे भी दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिंपल सा है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है,
डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, फ्लाईओवर्स बनते हैं, कैनाल्स बनते हैं, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन किस में आता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या हो रहा है? प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। आपने गुड्स बनाए हैं, आपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा, आपने गुड्स बनाए और उस चीज़ की यूटिलिटी बढ़ गई। आयरन ओर की वो औकात, वो वैल्यू नहीं थी, आपने स्टील बना दिया, स्टील की वैल्यू है, उस स्टील से कार्स वगैरह बन रही हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर उसको काम में ले रहा है। शुगर केन की वो वैल्यू नहीं थी। हम हमारे घर में डेली शुगर केन कंज्यूम करते हैं क्या? नहीं करते। उससे शुगर बना दी, वो शुगर हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं, सुबह सुबह चाय में कंज्यूम कर रहे हैं। तो वही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, चीज़ की यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा। पहली आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फोर्थ आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। है बहुत आसान सा ये। एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? बेसिकली आपके पास में मान लो एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर मिल रहे हैं, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री है। एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। आपके पास में एक मटेरियल है, उस एक मटेरियल को आपने अच्छे से एनालाइज करा, समझा, और उस एक ही मटेरियल से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दिए। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल आपको मिला। अब उस क्रूड ऑयल से हम लोग जो है ऑयल रिफाइनरी के अंदर बेसिकली पेट्रोल भी बना देते हैं, डीजल भी बना देते हैं, ग्रीस भी बना देते हैं, एविएशन प्लेन्स वगैरह में डालने का फ्यूल भी बना देते हैं। उससे हमें और भी कई चीज़ें मिलती हैं, प्लास्टिक भी मिलता है। ये जो रोड्स डलती है ना, वो दूसरी वाली जो रोड होती है, सीमेंट वाली रोड नहीं, वो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ डलता है, डामर बोलते हैं हिंदी में, तो उसको वो भी बन जाता है। तो वही है कि आपने एक ही मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना दिए। क्रूड ऑयल से आपने जो है पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया, आपने एविएशन फ्यूल बना दिया, आपने ग्रीस बना दी, प्लास्टिक बना दिया, लेदर बना दिया, आपने पेट्रोलियम जेली वगैरह बना दी। वो किस में आया? एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर। सिंथेटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, फिर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बेसिकली एक प्रोडक्ट हमें मिला है। बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स करना पड़ रहा है, जैसे सीमेंट बना रहे हैं तो सैंड मिक्स करना पड़ता है और क्ले मिक्स करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ती है, तब जाके हमें सीमेंट मिलती है। तो एनालिटिकल में तो हम एक से बहुत सारे बना रहे थे। सिंथेटिकल के अंदर क्या होता है? हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं बना, बहुत सारी स्टेजेस से आपका रॉ मटेरियल पास हुआ है, तब जाके आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला है। तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सारी सक्सेसिव स्टेजेस से पास हुआ है, तब जाके तुम्हें क्या मिल रहा है? एक फिनिश्ड गुड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेपर की बात करें तो लकड़ियाँ होती है, लकड़ियों को काटा जाता है, ट्रीज़ को कट करा जाता है, फिर अच्छे से उन्हें छीला जाता है, प्रॉपर स्ट्रिप्स में कट करा जाता है, स्ट्रिप्स में कट करे बाद में उनका पल्प निकाला जाता है, पल्पी सा, मतलब होता है ना कुछ ऐसा पल्प सा, लिक्विड सा, डो टाइप, आटे जैसा सा बनाया जाता है। ठीक है, पल्प निकल गया, उस पल्प के बाद में उसको अच्छे से क्लीन करा जाता है, उसकी ब्लीचिंग होती है ताकि सारा कलर हट जाए, वो वाइट कलर का हो जाए। उसके बाद में अच्छे से उसको प्रेस करा जाता है, थिन शीट्स में कवर करा जाता है, प्रेस करा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जाके पेपर बनता है। सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही नहीं बनता, बहुत सारी सक्सेसिव स्टेजेस से पास होकर हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड हैं, बनी हुई हैं, उन सबको यूज़ करके, उन सबको मिला के हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर तो हम रॉ मटेरियल्स को मिक्स कर रहे थे, यहाँ पर हम ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं उन्हें मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए आपको एक मॉनिटर लगेगा। अब मॉनिटर ऑलरेडी बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही बना है, उसको यूज़ करा जा रहा है। सीपीयू लगेगा, जॉयस्टिक लगेगा, कीबोर्ड लगेगा, माउस लगेगा, जो भी चिप्स वगैरह होती हैं उसके अंदर सब लगेगा, तब जाके कंप्यूटर मिलेगा। गाड़ी का भी यही होता है, गेट अलग लगते हैं, व्हील्स लगते हैं, एसी लगता है, म्यूजिक सिस्टम लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, स्टेयरिंग वगैरह, सीट्स। सो असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को असेंबल करके, मिक्स करके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग? अगला मैंने आपको कौन सा बताया था? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये तो आसान सा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का हो, ऑफिसेस का हो, डैम्स का, ब्रिज का, रोड का, टनल्स बनती हैं, कैनाल्स बनते हैं, सब किस में आते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर। और आखिरी कौन सा था? टर्शरी इंडस्ट्रीज।
प्लानिंग और सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से काम करे उसके लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज का होना ज़रूरी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन ताकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए एडवर्टीजमेंट हो गया, वो सब किसमें आया? टर्चरी के अंदर। सो दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। गुड्स को जो बेचना खरीदना होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को बेचना खरीदना जो एक्सचेंज होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। इनके लिए जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है वो सब किस में आती है? टर्चरी। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब सामान को गोडाउन्स में स्टोर करना। गोडाउन्स मतलब वेयर हाउसेस में स्टोर करना, कि आपने मान लो अभी जो है वो वुलन क्लोथ्स बना दिए हैं, अब मान लो गर्मियाँ चल रही है, आपने वुलन क्लोथ्स बना दिए, तो अभी तो वुलन क्लोथ की डिमांड नहीं है, उनको स्टोर करना पड़ेगा गोडाउन में ताकि जब सर्दियाँ आए तब बेचा जा सके एक अच्छे प्राइस पर। कम्युनिकेशन, चीज़ों को पैक करना, एडवर्टाइजिंग, वो सब किस में आया? टर्चरी के अंदर। ठीक है मैम, समझ में आया? तो ये हो गई हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री के अंदर जो आया था। मैंने बताया था बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री पूरा पढ़ लिया। अगला आता है कॉमर्स। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जा रहा था बेसिकली। कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि भैया जो भी आपने सामान बनाया है उसे बेचना पड़ेगा। ट्रेड होगा, सेल एंड परचेज होगा। जो भी सेलर है वो सेल करेगा, सामने वाला परचेज करेगा, और उस सेल एंड परचेज को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन वगैरह, वो सब भी किस में आती है? कॉमर्स के अंदर। सो कॉमर्स में बेसिकली दो तरह की एक्टिविटीज़ आई। पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बहुत आराम से समझना। ट्रेड का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का बेचना खरीदना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका फर्नीचर का एक बिजनेस है, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो आप सामने वाले व्यक्ति से रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर आए, ये एक ट्रेड है। फिर आप फर्नीचर बना के अपने कस्टमर्स को जो बेचोगे वो भी क्या है? ट्रेड है। तो बेसिकली सिर्फ सेल एंड परचेज, बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ क्या होता है? ट्रेड होता है। बाइंग एंड सेलिंग छोटा सा क्या है? ट्रेड है। ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ में आ रहा है? देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को अगर परचेज करना है, सेल करना है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, वो सब किसके अंदर आती हैं? हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर। तो देखो, हमें बात करनी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बताया मैंने? ट्रेड को असिस्ट करने, ट्रेड को हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसमें आई? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहली है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ताकि जो भी रॉ मटेरियल है वो जहाँ पे भी रॉ मटेरियल मिला है हमें, जैसे आपने माइनिंग करी तो आयरन ओर मिला, फार्मिंग करी तो हमें कॉटन मिल गया, या फिर हमें गेहूँ मिल गए, राइस मिल गए, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो फैक्ट्री तक पहुंचाना है। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर फैक्ट्री में सामान बन गया, प्रोडक्शन हो गया, अब उन गुड्स को होलसेलर को देना है, रिटेलर को देना है, कस्टमर्स को देना है। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। साथ साथ में कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके कि भैया हमें इतना रॉ मटेरियल लगेगा। आप एक रिटेलर हो, आप जो है होलसेलर को कॉल करके बोल रहे हो कि चिप्स के पैकेट्स की बहुत डिमांड हो रही है, कम से कम 50-60 चिप्स के पैकेट्स आप भिजवाओ, तो कम्युनिकेशन हो गया, आपस में बातचीत। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी है? फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ताकि फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचे और फिर जो फिनिश गुड्स हैं वो फैक्ट्री से कहाँ तक आ जाए? प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक आ जाए, यानी कि फैक्ट्री में जो सामान बना है वो हम तक, कस्टमर्स तक पहुंच जाए। ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स। अगर आपके पास में पैसा नहीं है फिक्स्ड असेट्स खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंड खरीदना है, आपको कोई मशीनरी परचेज करनी है, किसी प्रपोजल प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? आप बैंक से बोरो करोगे। सो अगर आपको ये सारी चीज़ों में पैसा चाहिए तो उसके लिए बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, कोई अदर एक्सपेंसेस हैं आपके, तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज़ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बैंक्स है तो बिजनेसमैन को ये जो फाइनेंस वाली प्रॉब्लम्स है ये फेस नहीं करनी पड़ती, इजीली लोन्स अवेलेबल हो जाते हैं, चेक्स की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। थर्ड आता है इंश्योरेंस। देखो जाहिर सी बात है, चाहे आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है,
चाहे आपकी मशीनरी है, लाखों करोड़ों रुपयों की मशीनरी होती है, आपका कॉस्टली फर्नीचर है, इन सबको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, कभी आग भी लग सकती है, तब खराब हो जाए, चोरी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, कभी सुनामी आ जाए, फ्लड्स वगैरह आ जाए, तो जो भी आपका मटेरियल है, चाहे रॉ मटेरियल है, आपका फिनिश्ड गुड से बना बनाया सामान है, चाहे गुड्स हेल्ड इन स्टॉक है, आपके पास में स्टोर के अंदर वेयर हाउसेस गोडाउन्स में जो स्टॉक रखा हुआ है, गुड्स रखे हुए हैं, चाहे ट्रांजिट के अंदर है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका सामान जा रहा है, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैंने सोफा सेट बनाया, डाइनिंग टेबल बनवाई है, सारी चीज़ें बनवाई हैं, अब जो सारा का सारा सामान है बेसिकली वो जा रहा है कंज्यूमर के पास में, और ट्रक के अंदर सारा सामान जा रहा है और ट्रक का एक एक्सीडेंट हो गया, सारा सामान खराब हो गया, या फिर मान लो जो सामान है वो शिप के थ्रू जा रहा है, शिप डूब गया, या फिर शिप के अंदर भी चोरी वगैरह हो जाती है, होता है ना इस तरह से कि शिप के अंदर भी कुछ गुंडे टाइप के घुस गए, कुछ भी हो गया। सो इन सब सामानों के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों का क्या करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, ताकि कल को अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ जाएगा। तो वही लिखा है, फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर थेफ्ट एंड अदर रिस्क। जो भी मटेरियल है आपका, चाहे गुड्स जो हैं वो स्टॉक में रखे हुए हैं गोडाउन में, चाहे आपके गुड्स ट्रांजिट के अंदर हैं, जा रहे हैं कस्टमर के पास में, सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज, चीज़ें खो भी सकती हैं, चीज़ें डैमेज भी हो सकती हैं, चीज़ें चोरी भी हो सकती है। एम्प्लॉयज़ का भी कई बार हमें प्रोटेक्शन करवाना पड़ता है कि कोई एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मान लो इस एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हमारा तो सारा काम रुक जाएगा। इस सिचुएशन में हम एम्प्लॉय का भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, ताकि कल को कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सही रहेगा। फोर्थ आता है हमारे पास में वेयर हाउसिंग, यानी कि गोडाउन्स वगैरह। देखो आपने गुड्स बनाए, गुड्स बनाते ही तो नहीं बिक जाते ना। अभी मान लो अभी गर्मियाँ चल रही है, अभी जुलाई चल रहा है, तो अभी आपने मान लो वुलन क्लोथ्स बनाए हैं, ब्लैंकेट वगैरह बनाया है, अभी सेल हो जाएगा? नहीं होगा, उनकी डिमांड होगी विंटर्स के अंदर। तो आपने गुड्स बना दिए, वैसे ही गुड्स का कंजम्पशन नहीं होता, आपको उन गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब स्टोर करने के लिए गोडाउन्स का होना ज़रूरी है, यानी कि वेयर हाउसेस का होना ज़रूरी है, ताकि आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सको मॉइस्चर से, रैट्स वगैरह से, धूल से, सारी चीज़ों से, और तब उनको बेचो जब वाकई में उन चीज़ों की डिमांड है, तब आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी प्राइस मिलेगी। उसके लिए होता है वेयर हाउसिंग, यानी कि वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़। So usually goods are not sold or consumed immediately after production. They are held in stock. उनको स्टॉक में रखना पड़ता है और तब अवेलेबल करवाया जाता है जब उनकी डिमांड आ रही है। वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। और यहाँ पर क्या है, गुड्स को हम तब कस्टमर्स को बेचेंगे जब उनकी डिमांड है, ताकि एक अच्छी प्राइस मिल पाए। और लास्ट है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। देखो बेसिकली एक प्रोड्यूसर है, उसने कोई गुड्स बनाए हैं, मान लो मैंने ये फर्नीचर बनाया है, अब मैं ईच एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास में तो जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकती ना। फॉर एग्जांपल लक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब लक्स के मैन्युफैक्चरर ने लक्स बनाया, अब वो एक एक कस्टमर तक जाकर तो लक्स का प्रमोशन नहीं कर सकता ना कि ये मेरा साबुन है पिंक कलर का, इसे खरीद लो, करीना कपूर इसका ऐड करती है, नहीं बेच सकता। तो उसके लिए उसको एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। टीवी में एड्स निकलवाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में एड्स निकलवाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पर भी आजकल एड्स होते हैं, ताकि हर कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो दूसरों के प्रोडक्ट्स में नहीं है, उसकी प्राइस क्या है। सो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू कनेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर, नहीं है पॉसिबल। दस सेल्स को प्रमोट करने के लिए, इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को अवेलेबल करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स का प्रयोग करा जाता है। सो एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या होता है, पेड फॉर्म होता है। आप ऐड करवाने के लिए क्या करते हो, पे करते हो सामने वाले को, न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पर, कैसे भी। वही एक होता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के लिए हम बेसिकली पे नहीं करते। आपने कुछ भी ऐसा काम करा, अगर आपने कुछ पॉजिटिव कर दिया तो शायद ऐसे ही आपको मीडिया में एक फेवरेबल कवरेज मिल जाएगा, टीवी न्यूज़पेपर में आपका बड़ा नाम हो जाएगा। आपने कुछ भी अच्छा कर दिया, तो आपने कुछ डोनेशन वगैरह कर दिया, कुछ फीमेल्स के लिए कुछ कर दिया, हैंडीकैप्स के लिए कुछ ना कुछ कर दिया, आपको ऐसे ही बिना पे करे मीडिया में एक कवरेज मिल जाएगा। अपने आप आपके प्रोडक्ट की भी पब्लिसिटी होगी, एडवर्टीजमेंट होगा। कुछ अगर गलत आप कर रहे हो तो पीआर गलत है, फिर आपका नाम खराब होगा। सो बोलते हैं एडवर्टाइजिंग इज व्हाट, जिसके लिए इंसान पे करता है, और पीआर के लिए इंसान प्रे करता है कि अपने आप ही मेरा क्या हो जाए, नाम हो जाए। सो पब्लिसिटी टूल्स होते हैं जिसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में कस्टमर्स को बता सकते हो। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये हो गए हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
आगे अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखो ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि आपका मकसद क्या है, वो वाला मकसद नहीं, आपका क्या गोल है, आप क्या पाना चाहते हो, उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो देखो आप बिजनेस में इतना कुछ कर रहे हो, आप इतना पैसा लगा रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, फिक्स्ड असेट्स में, मशीनरी में, लैंड में इतना पैसा लगा रहे हो, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, तो क्या आप रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते? वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न, वही आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आपका मकसद, आपका उद्देश्य है। So objectives refers to all that the business people want to get in return for what they do. Businessman इतना जो भी कुछ कर रहा है उसके बदले में वो जो भी कुछ पाना चाहता है ना रिटर्न में, वही उसका ऑब्जेक्टिव है। और बोला जाता है प्रॉफिट सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, पता है ना आपको? प्रॉफिट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेसमैन के पास में पैसे नहीं होंगे, वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकता, वो कहीं पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो अपने बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकता, बिजनेस को अपस्केल नहीं कर सकता, बेचारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे देगा? सो प्रॉफिट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, बट प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो देखो पहली बात तो ये आती है, प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव क्यों है बिजनेस का? क्योंकि इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, ये बिजनेस मैन के लिए उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग, अगर उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, कि और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, बिजनेस को और बढ़ाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं, हर चीज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ये शो करता है कि बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर बिजनेस अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है तो हमें लगेगा कि यार बिजनेस की वर्किंग जो है वो एफिशिएंट है, बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है, इसका मतलब वास्तव में बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है मतलब वो सच में सोसाइटी का अप्रूवल है कि सोसाइटी को बिजनेस कुछ ना कुछ यूटिलिटी दे रहा है, बिजनेस कुछ ना कुछ बना के बेच के सोसाइटी को बेचता होगा बना के, तो उसी से वो प्रॉफिट्स कमा रहा है। तो ये सोसाइटी का अप्रूवल शो करता है कि यार ये बिजनेसमैन हमारे लिए कुछ ना कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो आपकी रेपुटेशन अपने आप बिल्डअप हो जाएगी। ठीक बात हो गई। तो देखो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा भी बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है मार्केट स्टैंडिंग, कि आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने कस्टमर्स के सामने स्टैंड कर पाए। मार्केट स्टैंडिंग मतलब वो अपने कस्टमर्स के साथ में खड़ा रहे। अ बिजनेस एंटरप्राइज, कस्टमर्स नहीं कॉम्पिटिटर्स, अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फूटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। मार्केट स्टैंडिंग मतलब जो भी बिजनेस है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने स्ट्रॉन्गर फूटिंग मतलब अच्छे से खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे, उनके साथ में वो compete कर सके। और वो compete कब कर पाएगा? जब वो अपने कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पर, बहुत ज़्यादा महंगे के अंदर नहीं, तो अपने आप वो कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़ा रहेगा। मार्केट स्टैंडिंग हो गई। सेकेंड है बिजनेस जो है वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहे, कुछ ना कुछ नया करता रहे, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे, कुछ चेंजेस करे, वो इनोवेशन हो गया। मैथड ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस करेगी। पहले ऐसा मैथड ऑफ प्रोडक्शन था जिसकी वजह से मान लो एक कार का बिजनेस है तो एक महीने में 10 गाड़ियां बनाई जाती थी, आपने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया, अब आप एक महीने के अंदर 10 की बजाय 20 गाड़ियां बना पा रहे हो। ये इनोवेशन है। तो इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नए आइडियाज बिजनेस के अंदर लेकर आना, कुछ नया करना, कुछ मैथड्स आप चेंज कर देते हो, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, वो इनोवेशन है। थर्ड है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कि आप कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो। कम रॉ मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी का कैसे पता चलता है? जब हम आउटपुट को किससे कंपेयर कर रहे हैं? इनपुट से। कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना के देना मतलब आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है, यानी कि जो रॉ मटेरियल वगैरह है या फिर जो मशीनें हैं, प्लस फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि जो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है उसको सोच समझ के यूज करना, उसका कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली यूज करना। सो बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट एक्वायरिंग दीज रिसोर्सेज, कि ये सारे रिसोर्सेज चाहे वो मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, चाहे वो पैसा है, सोच समझ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें एक्वायर करना और इन्हें एफिशिएंटली अच्छे से यूज करना। लास्ट दो ऑब्जेक्टिव्स और हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल प्रॉफिट्स अर्न कर सके। प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो सर्वाइव कर सकता है, तभी वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। सही है ना? प्रॉफिट्स अगर अर्न कर रहे हो तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने सर्वाइव करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो और ब्रांचेस डाल सकते हो। और लास्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हर जो बिजनेस है
वो सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट करता है। बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिल रहे हैं, जो वहाँ पर लेबर काम करी है वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, सोसाइटी के ही लोग हैं, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना के बेचा भी किसको जा रहा है, सोसाइटी को ही बेचा जा रहा है। तो बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेचे, रीजनेबल प्राइस पर बेचे, सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, स्पेशली जो बैकवर्ड सेक्शन है, हैंडीकैप्ड हैं लोग, या फिर जो भी वीकर सेक्शन है उनके लिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, कुछ भी समाज सेवा करना, ऑल डैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कॉन्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क ऑन सोशली डिजायरेबल मैनर। समझ में आए? ये हो गए हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स। आगे हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क क्या है। देखो, रिस्क का मतलब क्या है। मान लो जितना आपने सोचा था आपको फ्यूचर में उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो रहे हैं। आपने सोचा था कि आपको प्रॉफिट्स होंगे 25 लाख के, और 25 लाख की बजाय आपको 15 लाख की ही प्रॉफिट्स हुए, ये बिजनेस रिस्क है। या फिर आपने प्रॉफिट सोचे थे, उल्टा आपको लॉसेज हो गए, ये बिजनेस रिस्क है। तो बिजनेस रिस्क मतलब कल को कुछ भी हो सकता है, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हो सिंपली। हाँ, सो द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि जितने प्रॉफिट्स आपने सोचे थे उतने प्रॉफिट्स अगर आपको नहीं हो रहे, या फिर इवन लॉसेज, आपको लॉसेज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट फ्यूचर में हो सकता है। कोविड से पहले जिन लोगों ने रेस्टोरेंट स्टार्ट करे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा हम आने वाले 2-3 साल के अंदर इतना कमा लेंगे रेस्टोरेंट से, और एकदम से, और उन्होंने कितना पैसा लगाया होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, एकदम से कोविड आ गया, प्रॉफिट तो दूर की बात है, बिजनेस वो रन भी नहीं कर पाए, उनको अपना कैफे रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ गए। दिस इज बिजनेस रिस्क, कि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, कि कोविड जैसी सिचुएशन हो गई थी, फिर लॉकडाउन लग गया था, कभी सरकार जीएसटी ले आती है, कभी एकदम से डीमोनेटाइजेशन हो जाता है, 1000-1500 1500 के नोट बंद, कभी वॉर हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। आपके प्रॉफिट्स या तो कम, या फिर हो सकता है आप लॉसेस में चले जाओ। दैट इज बिजनेस रिस्क। और ये जो रिस्क होता है ये दो तरह का होता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। देखो, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब है या तो आपको गेन भी हो सकता है, आपको फायदा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में दोनों है, आपको गेन भी हो सकता है तो आपको फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, आपको गेन भी हो सकता है, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अब गेन और लॉस दोनों कैसे कैसे हो सकता है। मान लो मार्केट की कंडीशंस चेंज हो गई हैं, यानी कि कस्टमर्स के टेस्ट में कोई चेंज आ गया। अब जो टेस्ट में चेंज आया है, फैशन में जो चेंज आया है, वो आपके फेवर में है। अब जो चीज़ की डिमांड कस्टमर कर रहा है ना, वो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बना रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है, आपको गेन होंगे। लेकिन जिस चीज़ की मान लो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो चीज़ आप नहीं बना रहे, अब आपके लिए वो क्या है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको अपना प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा। चीज़ों की प्राइसेस में कोई चेंज आ गया है, डिमांड सप्लाई में चेंज आ गए, फैशन में, कस्टमर्स के टेस्ट में कोई चेंज आ गया, उसका आपके बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, आपको गेन्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। वो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉस होना या फिर लॉस ना होना, गेन की हम बात नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ लॉस होना या फिर लॉस ना होना, वो किस में आता है, प्योर रिस्क के अंदर। बेसिकली नेगेटिव, कि मान लो चोरी हो गई, आग लग गई, अर्थक्वेक्स आ गए, सिर्फ और सिर्फ लॉस होना, ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, की फ्यूचर में लॉस हो सकता है या फिर लॉस ना हो, गेन नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो क्या होता है, प्योर रिस्क। समझ में आया? स्पेक्यूलेटिव में गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। प्योर रिस्क के अंदर आपको लॉस होगा या फिर नहीं होगा, बस गेन की हम बात नहीं कर रहे, दैट इज प्योर रिस्क। समझ में आया? तो रिस्क का मतलब है कुल मिला के फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है, जितना प्रॉफिट आपने सोचा था उतना प्रॉफिट ना हो, या फिर हो सकता है लॉस भी हो जाए, ऑल दैट इज रिस्क। आगे हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ रिस्क की। तो देखो, पहला है रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क हर बिजनेस के अंदर होता है, क्योंकि बिजनेस फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है। कोई भी बिजनेस है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, और रिस्क कितना आपको फेस करना है वो भी बिजनेस टू बिजनेस वरी करता है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो रिस्क उतना नहीं होगा, रिस्क कम होगा। बिजनेस बड़ा है, आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हो तो रिस्क भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो रिस्क असेंशियल है, हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। कल क्या होने वाला है एक्चुअली किसी को नहीं पता। कल मान लो किसी और देश के बीच में वॉर हो जाती है जिसका हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, हमारे
हमारे ऑयल बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, हमारे स्टील बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर मान लो कल को हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो रिस्क हर बिजनेस के अंदर होता है, कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, और वो बिजनेस टू बिजनेस वरी भी करता है कि कितना रिस्क आप फेस करने वाले हो। रिस्क को आप कम कर सकते हो बट पूरी तरह से एलिमिनेट, खत्म आप नहीं कर सकते। सेकेंड है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। रिस्क क्यों हो रहा है? अनसर्टेनिटी की वजह से, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यही अनसर्टेनिटी है ना, कि हमारे पास में नॉलेज ही नहीं है कल को क्या होने वाला है, तो ये कारण है। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। देखो कितना रिस्क है वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का साइज क्या है। बड़ा बिजनेस ज़्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस कम रिस्क। जाहिर सी बात है बड़ा बिजनेस से आप ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हो तो रिस्क ज़्यादा है, छोटे बिजनेस में आपने पैसा भी कम लगाया, रिस्क कम है। ऊपर से नेचर कैसा है आपके बिजनेस का, स्पेशली अगर आपका फैशन से रिलेटेड बिजनेस है या फिर आपका एआई से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि फैशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। सो अगर आप फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहे हो, फुटवेयर्स में, कपड़ों में, वॉचेस के अंदर, बैग्स के अंदर, बहुत रिस्क है, क्योंकि आए दिन ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी पता नहीं आप लोगों ने चेक करा होगा, वो इंस्टाग्राम पे लबूबू लबूबू चल रहा है, मतलब क्या है वो फालतू की सी चीज़, लोग फिर भी खरीद रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार का। मतलब मैंने एक है ना वो उर्वशी रौतेला की वीडियो देखी थी जिसके अंदर उसने एक बैग ले रखा था और एक बैग पर बहुत सारे वो लबूबू लबूबू चिपका रखे थे। क्या है वो, मतलब एक अजीब सी दिखने वाली डॉल है, कुछ भी आ जाता है फैशन के अंदर, कुछ भी फैशन के अंदर आ जाता है। छोटे छोटे से बैग्स लेके लोग घूमते हैं, वो इतने इतने से बैग होते हैं, 60-60, 70-70 हज़ार के, 1.5-1.5 लाख के आएगा उसके अंदर। मतलब आप पूरी तरह से रुपीज़ भी नहीं रख सकते, मतलब पेपर नोट्स भी नहीं रख सकते, सिर्फ सिक्के ही आ सकते हैं उसके अंदर, कॉइन्स। क्या है, कुछ भी फैशन में आ जाता है। तो ऐसी आइटम्स में अगर आप डील कर रहे हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है देन अगेन रिस्क बहुत ज़्यादा है। लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। मैंने बोला था ना लाला रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो हो सकता है आपको प्रॉफिट्स हो जाएं। प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है रिस्क लेने के लिए। रिस्क ले रहे हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो रिवॉर्ड है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे बिजनेस के अंदर उतने ही चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आगे बात करते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क क्यों क्यों हो सकते हैं? नेचुरल कैलामिटी है भैया, इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं है। सुनामी आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए, फ्लड्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, तो भैया बहुत ज़्यादा रिस्क है, कुछ भी हो सकता है फिर तो। सो ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है। नेचुरल कॉजेज है ये, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स आ गए, बिजली गिर गई, भूखमरी फैल गई है, ये नेचुरल कॉजेज है। ह्यूमन कॉजेस आपको रिस्क हो रहा है आपकी एम्प्लॉय की किसी डिसऑनेस्टी की वजह से, आपकी एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस की वजह से। बहुत बार आपने रेस्टोरेंट्स का ऐड देखा होगा, सॉरी ऐड नहीं, बहुत बार रेस्टोरेंट्स की कुछ न्यूज़ आ रही होती है कि भैया जो भी ऑर्डर करा था उसके अंदर वॉर्म्स निकल गए, जो ऑर्डर करा था उसके अंदर वो लिजर्ड निकल गई, कॉकरोच निकल गया। ये क्या है? आपकी एम्प्लॉयज़ की केयरनेस है, उनकी नेग्लिजेंस है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं उन चीज़ों को, सही से काम नहीं कर रहे। तो ये ह्यूमन कॉजेस है, आपकी एम्प्लॉयज़ की डिसऑनेस्टी है, आपकी एम्प्लॉयज़ की केयरलेसनेस है, उन्होंने चीज़ें नज़रअंदाज कर दी, इग्नोर कर दी है। या फिर कई बार ऐसा होता है पावर फेलियर हो गया, बिजली नहीं आ रही, काम नहीं हो पा रहा, एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक्स कर देते हैं, हड़ताल वगैरह कर देते हैं, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजर सही से काम नहीं कर रहे। ये सब किस में आए? ह्यूमन कॉजेस के अंदर। तीसरा आता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब जो इनका लगभग सारे बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो कोई भी अनसर्टिनिटी हो सकती है, कस्टमर्स का डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, वो किसी और चीज़ की डिमांड करने लग गए, तो अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये आपके लिए एक रिस्क है। मार्केट में आपके नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, अब वो आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स के पास में शिफ्ट कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक कॉजेस है। प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज आ गया, या फिर मान लो आपने अपने कस्टमर्स को सामान उधार पर बेचा था, आपने सामान उधार पर बेचा था, उनको एक तरह से लोन दिया था, अब वो आपको पे नहीं कर रहे वापस, मतलब आपको अपने कस्टमर से ड्यूज कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, ये इकोनॉमिक कॉजेस है।
टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, आपके कॉम्पिटिटर्स ने अपना मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दिया। आपके कॉम्पिटिटर्स ने मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करा। पहले वो 1 महीने में 100 यूनिट्स बनाते थे, आज वो 1 महीने में 200 यूनिट्स बनाने लग गए। कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को सस्ते में कस्टमर्स को बेच रहे हैं, तो सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ये सब इकोनॉमिक कॉजेस है। और लास्ट है, इसके अलावा जो भी आता है वो सारे अदर कॉजेस के अंदर आ रहे हैं। जैसे मशीनरी खराब हो गई, जिस मशीनरी से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है देश के अंदर, सरकार स्टेबल नहीं है, बॉयलर था, कोई बॉयलर बर्स्ट हो गया, जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ऐसा कुछ हो गया। एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस आ गए कि एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रुपीस के बराबर है। मैंने बोला एक यूएस डॉलर जो है वो 86 रुपीस के बराबर है। इस एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस आ गए, अगर आप मान लो बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको अफेक्ट करेगी। ये सब चीज़ें किस में आती है? अदर कॉजेज के अंदर। जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, मशीनरी खराब हो गई, बॉयलर बर्स्ट हो गया, ये मशीनरी खराब जैसा ही है। एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रहे हैं, ऑल दीज आर अदर कॉजेज। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में कि अगर आप मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके इस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो किन किन चीज़ों को आप दिमाग में रखोगे। पहला है सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले हो। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसा बिजनेस करोगे जिसके अंदर प्रॉफिट्स ज़्यादा है। आप ऐसा बिजनेस करोगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिसकी लोग डिमांड कर रहे हैं और कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को बेच नहीं रहा। और थोड़ा बहुत आप अपना इंटरेस्ट भी देखोगे, आप ये भी देखोगे कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, आप क्या काम कर सकते हो। कि अगर मुझसे पूछो तो बेसिकली मैं, अगर कोई मुझे बिजनेस करना है तो बेसिकली या तो वो स्टडीज़ से रिलेटेड है कि हाँ भैया मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस हो गया, या फिर दूसरा हो सकता है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ तो मैं उस सेक्टर में जाऊंगी, रेस्टोरेंट वगैरह। सो सिलेक्शन ऑफ अ टाइप ऑफ बिजनेस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, आप क्या काम अच्छे से कर सकते हो, किस चीज़ की डिमांड है, कि भैया सप्लाई भी इतनी नहीं है, कोई दूसरे लोग ये चीज़ बना के नहीं दे रहे, और प्रॉफिट्स किस चीज़ में ज़्यादा है। सो द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। ही शी विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, प्रॉफिट्स की, मतलब प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सेकेंड है साइज ऑफ बिजनेस, कि आपका छोटा बिजनेस होगा या बड़ा बिजनेस होगा। आप एक एमएसएमई की तरह काम करना चाहते हो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटा बिजनेस, या फिर आप लार्ज स्केल पर काम करना चाहते हो। आप काम जो करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हो कि खुद प्रोडक्शन करोगे, फर्नीचर बना रहे हो, कपड़े वगैरह बना रहे हो, या फिर आप टर्चरी सेक्टर में काम करना चाहते हो कि आप सर्विसेज दोगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, होलसेल सर्विसेज, कैसी सर्विसेज दोगे। थर्ड आता है हमारे पास में लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, कि आप अपना बिजनेस डालोगे कहाँ पर। जाहिर सी बात है, आप अपना बिजनेस कहाँ डालोगे, जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, रॉ मटेरियल आपको दूर से ना मंगाना पड़े, उसी एरिया में आपको रॉ मटेरियल मिल जाए, उस एरिया में आपको अच्छी लेबर भी मिल जाए, वो भी सस्ते के अंदर, स्किल्ड लेबर मिल जाए, पावर सप्लाई प्रॉपर हो रही है, ऐसा नहीं कि 4-4 दिन तक लाइट ही नहीं आती है, प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ है, ऐसी जगह पर आप अपना बिजनेस डालना चाहोगे। फोर्थ है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। आप देखोगे कि बिजनेस के अंदर कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये पैसा तो चाहिए, लैंड खरीदना है पैसा चाहिए, बिल्डिंग बनवानी है पैसा चाहिए, अगर आपको मशीनरी खरीदनी है पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, गोडाउन में आपको माल भर के रखना है, स्टॉक भर के रखना है, पैसा चाहिए। और तो और नया बिजनेस है, आपको कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, कस्टमर्स को आपको उधार पर भी सामान बेचना पड़ेगा कि ले जा भैया 3-4 महीने बाद में पैसा लौटा दियो, तो डेट्स भी होते हैं, कई चीज़ें होती है। सो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी अगर आपको खरीदनी है, या फिर करंट असेट्स की रॉ मटेरियल खरीदना है, बुक्स आपको अलग अलग खरीदनी है, सारा हिसाब किताब लिखने के लिए, लैपटॉप होता है आजकल, तो कितना आपके पास में स्टॉक होगा फिनिश्ड गुड्स का, तो वो देखना कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और ये पैसा हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है फिजिकल फैसिलिटीज़। अब आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, आपको मशीनें वगैरह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जितनी भी सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, ये सारी आप कहाँ से अरेंज करोगे और क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, कौन कौन सी मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसी बिल्डिंग चाहिए, क्या क्या सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए, वो सब सोचना, इन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करोगे, बनवाओगे, वो सब सोचना। सिक्स्थ है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। देखो एक काबिल वर्कफोर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एम्प्लॉयज़। आप देखोगे हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है,
किस किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने लोग तो हमें ऑफिस में काम करने वाले स्किल्ड चाहिए, कितने हमें लेबरर्स चाहिए यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए, फिर उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग वगैरह देना, स्टाफ मैनेज करना, वो सब भी इसके अंदर आया। कोई भी इंडिविजुअल अकेले सारा काम नहीं कर सकता, ही मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ। अच्छा, स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए ऑफिस में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले अनस्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, मैनेज करने के लिए मैनेजरियल स्टाफ भी चाहिए। वो सब भी किस में आया? ये सारी चीज़ें भी आप सोचोगे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि कैसे कहाँ से सब चीज़ें अरेंज करनी है। आप प्रॉपरली टैक्स की प्लानिंग भी करोगे, अलग अलग टैक्स लॉज आप देखोगे कि भैया आपके बिजनेस के अंदर कौन सा टैक्स लॉ लगता है, आपको कितना टैक्स पे करना है, कितनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी। सो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कंसिडर इन एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को अलग अलग टैक्स लॉस के तहत, कितना आपको टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, और फाइनली आप अपने बिजनेस को क्या करोगे? लॉन्च करोगे। द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड विद एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज। और लॉन्च कर रहे हो इसका मतलब क्या है? सारे रिसोर्सेज ले आओगे आप, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है रोकड़ा, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है मशीनरी, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्सेज है एम्प्लॉयज़, लेबर्स वगैरह, स्किल्ड अनस्किल्ड सारे तरह के, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप करोगे, जो भी होता है रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करोगे। और प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से थोड़ा ना काम चलता है, आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना भी पड़ेगा, उसके लिए एड्स वगैरह करवाओगे आप। तो सेल्स प्रमोशन कैंपेन, कस्टमर्स को एनकरेज करना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, हम अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री है, कुछ भी, ऑल दैट इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन सोचता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो ये हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर लग रहा है मैम ने वन शॉट में काफ़ी डिटेल में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लेक्चर को शेयर कर देना। इट विल रियली मोटिवेट मी अ लॉट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।